गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर मेरी हमेशा की तरह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं आपके लिए आगे से आगे वीडियोज़ बना के लेके आती रहूँ। आज हम 8th क्लास की हिस्ट्री का 7 चैप्टर रिवील करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि हमारा पास्ट कितना ग्लोरियस था। उसकी हमें एक ग्लिम्पस दिखाई देगी। हमें पता चलेगा कि हमारे देश को क्यों आज भी वर्ल्ड टीचर बोला जाता है, क्यों आज भी विश्व गुरु के नाम से हमारा देश जाना जाता है। यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, यहाँ के जो स्टील इंडस्ट्री थी, वो कितने डेवलप थी उस टाइम में। तो इसके अंदर हम रिवील करेंगे अपने पास्ट को। हम देखेंगे कि किस तरह से हमारा देश सभी देशों से लीडिंग देश था और किस तरह से यहाँ पर अलग अलग तरह की मैन्युफैक्चरिंग वो थी, टेक्सटाइल और जो आयरन एंड स्टील वो है इंडस्ट्रीज है, वो कितनी डेवलप थी। दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बाय फोकसिंग ऑन 2 इंडस्ट्रीज। मेनली इस चैप्टर के अंदर कॉलोनियल जो पीरियड था, ब्रिटिश रूल का जो पीरियड था, उस समय की स्टोरी बताई गई है। और जो 2 इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री हैं जहाँ पर फोकस किया जाएगा वो हैं टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील, जिसमें टेक्सटाइल और आयरन एंड स्टील जो कंपनी वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। बोथ दीज इंडस्ट्रीज वर क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड की रिवॉल्यूशन के बारे में, मैकेनिस्ट प्रोड्यूस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मेड ब्रिटेन इन द फोरमोस्ट इंडस्ट्रीज नेशन इन द 18th सेंचुरी। और जो यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल से प्रोड्यूस किया जाता था वो 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल नेशंस थे उनमें ब्रिटेन को फॉरमोस्ट कर दिया, सबसे आगे खड़ा कर दिया, क्योंकि वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे और वहाँ पर प्रोड्यूस करके बेच रहे थे। एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील कंपनी स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम द 1850s, और जैसे ही वहाँ पर ब्रिटेन के अंदर आयरन की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, आयरन और स्टील की इंडस्ट्री की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई 1850s के अंदर, ब्रिटेन कम टू नो एज द वर्कशिप ऑफ द वर्ल्ड। ब्रिटेन को वर्कशिप ऑफ द वर्ल्ड या मतलब संसार का कारखाने के रूप में जाने लगे। द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद द कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। जो ब्रिटेन की ये इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इसका एक क्लोज कॉन्टैक्ट था हमारे इंडिया के को अधीन करने में और यहाँ की कॉलोनाइजेशन करने में। इसका एक अजीब सा कॉन्टैक्ट था। वो क्या था कि यहाँ से वो रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे और एक लीडिंग देश के रूप में उभर रहे थे। यू हैव सीन, आप लोग देख चुके हैं चैप्टर 2 के अंदर, हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्ट इज ट्रेड लेड टू द ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी। आप लोगों ने देखा कि जो कंपनी का इंटरेस्ट था वो किस तरह से ट्रेड से लास्ट में टेरिटरी की तरफ मुड़ गया था, लास्ट में टेरिटरी तक पहुंच गया था। एंड हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंजिंग ओवर द डेकेड्स, और किस तरह से दशकों में उसके ट्रेड का पैटर्न चेंज होता रहा। इन द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी हैज बाइंग गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग देम टू इंग्लैंड एंड यूरोप। जब 18th सेंचुरी की लेट 18th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ से गुड्स को बाई करते थे और इंग्लैंड और यूरोप के अंदर उनको एक्सपोर्ट करते थे, मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल। और इस सेल के द्वारा ही उन्हें मेनली प्रॉफिट होता था। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और जब प्रोडक्शन की ग्रोथ होने लगी, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लगे, ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकम टू सी इंडिया एज ए वास्ट मार्केट ऑफ देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया को एक वास्ट मार्केट की तरह, बहुत बड़ी मार्केट की तरह देखने लगे, जहाँ पर उनके इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस यहाँ पर बिक सकेंगे, सेल हो सकेंगे। एंड आवर टाइम, और टाइम के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग गुड फ्रॉम ब्रिटेन बिगन फ्लडिंग इंडिया, और जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थी उनकी एक फ्लड की तरह हो गया, वो ब्रिटेन से यहाँ की तरफ, इंडिया की तरफ फ्लड की तरफ आने लगी। हाउ डिड द अफेक्ट इंडियन क्राफ्ट पर्सन एंड इंडस्ट्रीज। ये चीज़ें ब्रिटिशर्स के लिए तो सही थी, लेकिन हमारे जो इंडस्ट्री थी, हमारे जो क्राफ्ट पर्सनस थे, उनको किस तरह से अफेक्ट कर रही थी, वही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। दिस इज द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। यही वो क्वेश्चन है जिसकी हम इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से हमारे क्राफ्ट पर्सन को
कि क्या सिचुएशन रही उस टाइम में। इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट, इंडियन टेक्सटाइल को हम देखते हैं वर्ल्ड मार्केट में किस तरह से था। अगर हम पहले की बात करते हो, लेट्स फर्स्ट लुक द टेक्सटाइल प्रोडक्शन। सबसे पहले हम टेक्सटाइल प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अराउंड 1750 का जो दौर था, बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्यूर बंगाल, जब तक ब्रिटिशर्स ने बंगाल के ऊपर विजय नहीं प्राप्त की थी। इंडिया वाज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल, जो इंडिया है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल का। इंडियन टेक्सटाइल हैज लॉन्ग बीन renowned both of their fine quality and exquisite craftsmanship। जो इंडिया की टेक्सटाइल थी वो बहुत अच्छे से जानी जाती थी। किसके लिए? यहाँ की जो गुणवत्ता थी और जो बारीक कारीगरी थी उसके काम से जानी जाती थी। ठीक है, दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन द साउथ एशिया, इसका बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रेड होता था साउथ एशिया के अंदर। जैसे आप लोगों को पता है जावा, सुमात्रा और जो पेनांग है वहाँ पर मोस्टली, एंड वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, और वेस्ट और सेंट्रल एशिया के अंदर भी। फ्रॉम द 16th century में यूरोपियन ट्रेडर्स कंपनी बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर द सेल इन यूरोप। जो इंग्लिश कंपनियां थी, जो यूरोपियन कंट्रीज की कंपनीज थी, वो यहाँ पर क्या करने लगी, इंडियन टेक्सटाइल को यहाँ से ले जाकर सेल करती थी यूरोप के अंदर। मेमोरीज ऑफ द फ्लोरिस्ट ट्रेड एंड द क्राफ्टशिप ऑफ इंडियन वीवर्स इज preserved in the many words still current in the English and अदर लैंग्वेज। और ये जो झलक है ये हमें बहुत जगह मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमें करंट टाइम में भी इंग्लिश या अदर लैंग्वेज में मिल जाएंगे। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिनल ऑफ सच वर्ड्स एंड सी व्हाट दे टेल अस। इन चीज़ों को ट्रेस करना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उन वर्ड्स को कि वो हमें क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, उनको ट्रेस करना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आगे हम देखते हैं वर्ड्स टेल्स अस हिस्ट्री, की जो वर्ड्स है, जो शब्द है, उनमें किस तरह से इतिहास छिपा हुआ है। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट काउंटर्स फाइन क्वालिटी क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरेज बाय अरब मर्चेंट इन मशूल। सबसे पहले जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो एनकाउंटर में आए। सबसे पहले वो कॉन्टेक्ट में जब उन्होंने सबसे पहले फाइन कॉटन को देखा था, इंडिया की जो बनी हुई थी, वो अरब मर्चेंट्स के पास देखा था जो मसूल के अंदर थी, इन प्रेजेंट डे इराक, जो आज के इराक में प्रेजेंट है। सो दे बिगन रेफर टू ऑल फाइन वोन टेक्सटाइल एज मसूलिन, इसीलिए वो मसूल में देखी गई थी, इसीलिए उसमें जो हर तरह की फाइन क्वालिटी के टेक्सटाइल को वो मसूलिन बोलने लगे। ठीक है, अब वर्ड दैट एक्वायर वर्ल्डली करेंसी, वो वर्ड जो था वो खूब प्रचलित हो गया था। ठीक है, व्हेन द पोर्टुगीज फर्स्ट कम टू इंडिया, जब पोर्टुगीज सबसे पहले इंडिया के अंदर आए, इन सर्च ऑफ स्पाइसेस, मसालों की खोज में, दे लैंडेड इन कालीकट एंड ऑन द केरला कोस्टल इन द साउथ वेस्ट इंडिया, साउथ वेस्ट इंडिया के अंदर केरला की कोस्ट में कालीकट में उन्होंने लैंड किया। द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टूक बैक टू यूरोप, जो वो कॉटन टेक्सटाइल अपने साथ यूरोप लेके गए अलोंग विद स्पाइसेस के साथ। कम टू कॉल कैलिको, उसको कैलिको के नाम से जाना जाने लगा, उसको कैलिकट के नाम से भी जाना जाता था, जो बेसिकली जो रूट वर्ड है कैलिकट से आया है, कैलिको। एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकम द जर्नल नेम ऑफ ऑल कॉटन टेक्सटाइल, और आहिस्ता आहिस्ता जो कैलिको था वो फेमस नेम हो गया सभी तरह की कॉटन टेक्सटाइल के लिए। देयर वर मैनी अदर वर्ड्स विच पॉइंट टू द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन वेस्टर्न मार्केट। बहुत तरह के ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जिससे हमें पता चलता है कि इंडियन टेक्सटाइल वेस्टर्न मार्केट में कितनी पॉपुलर थी। इन फिगर 3 के अंदर यू कैन सी ए पेज ऑफ एन ऑर्डर बुक दैट The English East India Company sent to the representatives in Calcutta in 1730 में कलकत्ता में एक रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक ऑर्डर बुक तैयार की गई थी, जिसका फिगर 3 के अंदर आप एक पेज देख सकते हो। दिस द ऑर्डर दैट ईयर वाज फॉर 5,89,000 पीसेज ऑफ क्लॉथ। जो ऑर्डर दिया गया था उस साल वो 5,89,000 पीसेज का था क्लॉथ का।
ब्राउजिंग थ्रू द ऑर्डर, अगर हम देखते हैं इस ऑर्डर को, बुक यू वुड हैव सीन अ लिस्ट ऑफ 98 वेराइटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ। आपको दिखाई देंगी 98 तरह की वेराइटी कॉटन और सिल्क क्लॉथ की। दिस वर नोन एज देयर कॉमन नेम इन यूरोप ट्रेड एज पीस गुड। इसको वहाँ पर कॉमनली पीस गुड्स के नाम से जाना जाता था। यूजुअली वॉर्न क्लॉथ्स पीस दैट वर 20 yards लॉन्ग एंड 1 yard वाइड। जो एक बहुत बड़ा एक पीस होता था कॉटन का, क्लॉथ का, जो 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा होता था। ठीक है, गज तब की जो मेजरिंग वो होती थी उसको यार्ड बोला जाता था बच्चों। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स सिल्क हैं। हालांकि हमें यहाँ पर एक्यूरेटली नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लोर करें तो आगे हम देखते हैं। नाउ लुक एट द नेम ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ द क्लॉथ इन द बुक। अब इसके अंदर जो डिफरेंट वेराइटीज़ हैं उनको अगर आप ध्यान से देखो, ऑलमोस्ट द पीस ऑर्डर इन बल्क वर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ। जो ज़्यादा मात्रा में प्रिंट का जो ऑर्डर दिया गया है वो प्रिंटेड क्लॉथ का दिया गया है, जिसको सीड्स बोला जाता था। कोशियस और खासा, जिसको हम कोशियस या खासा भी बोलते हैं, एंड बंधाना, और जो बंधाना होता है, बांधना जिसे हम बोलते हैं, वही है। डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म सीड्स कम फ्रॉम? क्या आप जानते हो इंग्लिश टर्म जो सीड्स है वो कहाँ से आई? इट ड्राइव्स फ्रॉम द हिंदी वर्ड छीट्स। ये हिंदी के वर्ड छीट से आई है। अ क्लॉथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लोरस डिजाइन, एक ऐसा क्लॉथ जिसके ऊपर कलरफुल छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। फ्रॉम द 1680s की अगर हम बात करते हैं, दे आर स्टार्ट अ क्रेज ऑफ प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड। इंडिया के बने हुए जो प्रिंटेड टेक्सटाइल थे उसका क्रेज हो गया था इंग्लैंड के अंदर एंड यूरोप, मेनली फॉर द एक्सक्लूसिव फ्लोरिस्ट डिज़ाइन। यहाँ का जो बारीक बना हुआ डिज़ाइन होता था वो बहुत मशहूर हो गया था। फाइन टेक्सचर, इसका जो फाइन टेक्सचर था एंड रिलेटिव चीपनेस, और दूसरे से अगर कंपेयर करते तो ये बहुत चीप होती थी। रिच पर्सन ऑफ इंग्लैंड के जो रिच पर्सन होते थे, इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ, वोर क्लॉथ ऑफ इंडियन फैब्रिक। जो वहाँ की महारानी थी वो भी हमारा इंडिया का फैब्रिक पहनती थी। सिमिलरली द वर्ड बांधना comes refer to any bright colors and printed scarf for the neck and head। जो बांधना होता है वो रेफर करता है कैसे? ब्राइटेड कलर प्रिंटेड स्कार्फ को, जो नेक पे और हेड पे हम लेते हैं, जिसको हम राजस्थान की तरफ आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे। बांधना क्या होता है, और जो वहाँ का कपड़ा होता है उसको भी हम बंधेज बोलते हैं, जो बांधना की ही एक रूप होता है बच्चों। ओरिजिनल द टर्म ड्राइव फ्रॉम द वर्ड, जो ये टर्म है ये कहाँ से आई है? बांधना से आई है, जिसको हम कहते हैं टाइम। एंड रेफरिंग टू द वैरायटी ऑफ ब्राइटिंग कलर क्लॉथ प्रोड्यूस थ्रू अ मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग। जो इसका मेथड होता है वो टाई एंड डाई का होता है। किसी कपड़े को एक जगह से बांध दिया जाता है और जब उसको डाई किया जाता है तो जहाँ पर धागे बंधे हुए थे वहाँ पर वो अनकलर्ड रह जाता है, इसलिए इसमें एक डिजाइन पैटर्न बन जाता है। देयर वर अदर क्लॉथ इन द ऑर्डर बुक दैट वर नोटेड बाय देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। बहुत तरह के ऐसे क्लोथ्स भी आपको ऑर्डर बुक में दिखाई देंगे जो उनके ओरिजिन प्लेस है उसके नाम से नोट किए गए हैं, जैसे कासिम बाजार, पटना, पटना नहीं बच्चों, पाटन है, ठीक है, कैलकाटा, ओडिशा, चौरपुर। और द वाइल्ड स्प्रेड यूज ऑफ द सच वर्ड्स शो हाउ पॉपुलर इंडियन टेक्सटाइल हैज बिकम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट हमारे देश के कितने जो ओरिजिन के कॉटन था, क्लॉथ था, वो कितना पॉपुलर था। इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट, अगर हम यूरोपियन मार्केट के अंदर इंडियन टेक्सटाइल को रिवील करते हैं बाय द अर्ली 18th सेंचुरी तक, वरीड बाय द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, वूल एंड सिल्क मार्केट। बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी क्योंकि इंडिया की उसकी पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी। इंग्लैंड बिगेन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। जो वहाँ के मर्चेंट थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया इंडियन कॉटन टेक्सटाइल के अगेंस्ट कि यहाँ पर क्यों इम्पोर्ट किया जा रहा है। इन 72 के अंदर द ब्रिटिश गवर्नमेंट
enact the legislation banned the use of the printed cotton textile. वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बैन कर दिया कि इंडिया में बना हुआ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल यहाँ पर नहीं आएगा, जिसको हम शीट्स बोलते हैं। इन इंग्लैंड के अंदर उसको इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। इंटरेस्टिंगली दिस एक्ट वाज नोन एज द कैलिको एक्ट। और इंटरेस्टिंगली अगर हम देखते हैं इस एक्ट को किस नाम से जाना जाने लगा, कैलिको एक्ट के नाम से ही जाने लगा। एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड। इस टाइम पे जो इंग्लैंड की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसने बिगिनिंग ही स्टार्ट की थी, डेवलपमेंट उसकी स्टार्ट ही हुई थी। अनेबल टू कम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल, वो इस कैपेबल नहीं थी कि वो इंडियन टेक्सटाइल को कम्पीट कर सके। English producers wanted to assure market within the country by preventing the entry of the Indian textile। इसलिए जो इंग्लिश प्रोड्यूसर्स थे वो अपने मार्केट को सिक्योर करना चाहते थे, किस द्वारा, कि जो इंडियन टेक्सटाइल है वो यहाँ पर ना आए, उसकी एंट्री को प्रिवेंट किया जा सके। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वाज द कैलिको प्रिंटेड इंडस्ट्री। जो फर्स्ट ग्रोथ थी वो इसका एक प्रोटेक्शन था जब कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री को बैन किया गया था। इंडियन डिजाइन वर नाउ इमिटेटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड। इंडियन डिजाइन जो थे वो अब कहाँ पर बन रहे थे और प्रिंट किए जा रहे थे, इंग्लैंड के अंदर प्रिंट किए जा रहे थे ऑन द वाइट मसलिन। जो वाइट मसलिन होती है, मलमल का जो वाइट मलमल का कपड़ा होता है उसके ऊपर, और प्लेन अनब्लीच इंडियन क्लॉथ, और जो यहाँ से ले जाए हुए अनब्लीच इंडियन प्लेन क्लॉथ होते थे उनके ऊपर। कंपटीशन विद इंडियन टेक्सटाइल आल्सो लेड टू द सर्च ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन इंग्लैंड। और जो ये कंपटीशन था उसी ने एक आगे टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया इंग्लैंड के अंदर। इन 1764 के अंदर द स्पिनिंग जेली वाज इन्वेंटेड बाय जो स्पिनिंग जेली है उसको भी वो किया गया, आविष्कार किया गया उसका, किसके द्वारा, जॉन के द्वारा। विच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल स्पिंडल्स, जिसने जो पहले की स्पिंडल्स होती थी, जो तकलियाँ होती थी, उससे प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, जो स्टीम इंजन का आविष्कार किया गया था बाई रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा इन 1786 के अंदर। रिवॉल्यूशंस कॉटन टेक्सटाइल वीविंग, उसने भी एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था कॉटन टेक्सटाइल वीविंग के अंदर। क्लॉथ कुड नाउ बी वॉर्न इन इमेंस क्वालिटी एंड चीप टू। तो अब जो वीविंग थी वो बहुत बड़े पैमाने पर हो सकती थी और बहुत ही चीप हो सकती थी। हाउएवर इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यू टू डोमिनेट वर्ल्ड, लेकिन अब भी जो इंडियन टेक्सटाइल थी वो डोमिनेट रखती थी पूरे विश्व के अंदर। ट्रेड टिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, उसका ट्रेड 18th सेंचुरी के एंड तक होता रहा। यूरोपियन ट्रेडर्स कंपनी, जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी है, जैसे द डच हैं, द फ्रेंच हैं एंड द इंग्लिश है, मेड नंबरियस प्रॉफिट आउट ऑफ द फ्लोरिस्ट ट्रेड। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया इस जो फ्लोरिस्ट ट्रेड था इससे। दीज कंपनीज परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इंडियन, जो ये कंपनियां थी ये सिल्क और कॉटन यहाँ पर को यहाँ पर परचेज करती थी बाय इम्पोर्टिंग सिल्वर के बदले में वहाँ से सिल्वर लेके आते थे और यहाँ से कॉटन को लेके जाते थे। बट एज यू नो, लेकिन जैसे कि आप जानते हो, व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, गेन्ड पॉलिटिकल पावर इन बंगाल, जब उन्होंने अब पॉलिटिकल पावर गेन कर ली बंगाल के अंदर, इट नो लॉन्गर हैड टू इम्पोर्ट प्रेशियस मेटल टू बाई इंडियन गुड्स। उसको आगे कभी भी प्रेशियस मेटल नहीं लेके आने पड़े इंडियन गुड्स को खरीदने के लिए। इंस्टेड दे कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स एंड जमींदार इन इंडिया। इसके अलावा वो यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट करते थे पीजेंट से और जमींदार से, एंड यूज्ड देयर रेवेन्यू टू बाई इंडियन टेक्सटाइल। और वो इसी रेवेन्यू को यूज करते थे जब उन्हें इंडियन टेक्सटाइल से कुछ भी चीज़ें खरीदनी होती थी। हु वर द वीवर्स। अब हम वीवर्स की बात करते हैं कि इतना सारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, पहले फैक्ट्रीज तो होती नहीं थी, तो किस तरह से बनाया जाता था, कौन होते थे जो इनको बनाते थे। वीवर्स ऑफन बिलोंग टू द कम्युनिटी दैट स्पेशलाइज इन वीविंग। जो वीवर्स होते थे वो एक स्पेशल कम्युनिटी से होते थे जो स्पेशल होती थी वीविंग के लिए ही। देयर स्किल वर पासेज ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट।
उनकी जो स्किल थी वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट हो रही थी। द तांती वीवर ऑफ बंगाल, बंगाल के जो तांती वीवर्स होते हैं, द जुलाहा एंड मोमिन वीवर्स इन नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया के अंदर जो जुलाहा और मोमिन होते हैं, साले इन कैलिकर, और जो कैलिकर के साले होते हैं एट देवरंग इन साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया के देवरंग आर सम ऑफ द कम्युनिटी फेमस फॉर वीविंग। ये वो कम्युनिटीज थी जो बहुत प्रसिद्ध थी उनकी वीविंग के लिए। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाज स्पिनिंग, जो फर्स्ट स्टेज होती थी वो स्पिनिंग होती थी। वर्क डन मोस्टली बाय इन वुमेन, जो ये काम था वो मोस्टली वुमेन्स के द्वारा किया जाता था। द चरखा एंड द तकली वर हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट, जो चरखा और तकली होती थी वो हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट होते थे। द थ्रेड वाज स्पन ऑन द चरखा, जो थ्रेड था उसको स्पन किया जाता था चरखा के ऊपर, एंड रोल ऑन द तकली, और तकली के ऊपर उसको रोल कर दिया जाता था। व्हेन द स्पिनिंग वाज आवर द थ्रेड वाज वोन इनटू क्लोथ, जब ये स्पिनिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता तो जो थ्रेड होता था उसको वीविंग के लिए दे दिया जाता था बाय द वीवर्स, जो उन वीवर्स के द्वारा होता था। इन मोस्ट कम्युनिटी वीवर्स वर टास्क डन बाय मैन, जो मेनली काम होता था वीविंग का बहुत सारी कम्युनिटीज में वो काम आदमियों के द्वारा किया जाता था। फॉर कलर टेक्सटाइल, कलरिंग के लिए द थ्रेड वाज डाई बाय द डायर्स, उसको डाई किया जाता था डायर्स के द्वारा, नोन एज रंगरेज, जिसको रंगरेज के नाम से जाना जाता था। जो रंगरेज होते थे जिनका काम रंगाई का होता था। फॉर प्रिंटिंग क्लॉथ, प्रिंटेड क्लॉथ के लिए द वीवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर नोन एज चिपिकारी, एक प्रिंटेड ब्लॉक होता था जिसको चिपिकारी के नाम से जाना जाता था। हैंडलूम वीवर्स एंड ऑक्यूपेशन स्पेशली फॉर विद इट्स प्रोवाइड लिवलीहुड ऑफ मिलियन ऑफ इंडियंस, और ये एक ऐसा काम था जिसमें मिलियन ऑफ इंडियंस इन्वॉल्व थे, जो ये हैंडलूम का काम होता था। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, तो किस तरह से हमारा जो इतना रिच हम पास्ट देखते हैं उसका किस तरह से डिक्लाइन हो गया वो हम अभी पढ़ेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंडिया, जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ब्रिटेन के अंदर होने लगा टेक्सटाइल का तो उसने अफेक्ट किया इंडिया के टेक्सटाइल प्रोडक्शन का। इन सेवरल वे, बहुत तरीके थे से फर्स्ट इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू कम्पीट विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट। फर्स्ट जो था वो इंडियन टेक्सटाइल को अब कंपटीशन देना पड़ रहा था ब्रिटिश टेक्सटाइल को, यूरोप के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी। सेकंड, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड वाज बिकम increasingly difficult since very high duty were imposed on Indian textile import into Britain। और सेकेंडली जो एक्सपोर्ट किया जाता था इंग्लैंड के अंदर हमारा टेक्सटाइल, उसके ऊपर हैवी ड्यूटी लगाई जाती थी, बहुत ज़्यादा कर लगाए जाते थे जो इंडियन टेक्सटाइल के ऊपर इम्पोज कर दिए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। बाय द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, अगर 19th सेंचुरी की बिगनिंग की अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली आउटसाइड इंडियन गुड्स फ्रॉम इट्स देयर ट्रेडिशनल मार्केट इन अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप। 19th सेंचुरी की बिगनिंग तक अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश जो थे उन्होंने इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को बिल्कुल आउट कर दिया था अफ्रीका के अंदर, अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर से। थाउजेंड्स ऑफ वीवर्स इन इंडिया वर नाउ थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे हजारों की संख्या में जो वीवर्स थे इंडिया के उनको एम्प्लॉयमेंट से थ्रो आउट कर दिया गया, उनको बेरोजगार बना दिया गया। बंगाल वीवर वाज वॉर्स हिट, और जो बंगाल के वीवर थे वो बहुत तरह से हिट हुए। इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनी स्टॉप्ड बाइंग द इंडियन गुड्स, जो इंग्लिश और यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने यहाँ का सामान इंडियन गुड को खरीदना बंद कर दिया गया। देयर एजेंट नो लॉन्गर गिव आउट, और उनके जो एजेंट्स होते थे वो अब क्या नहीं देते थे, एडवांस नहीं देते थे टू वीवर्स टू सिक्योर सप्लाई को सिक्योर करने के लिए किसी तरह का वो एडवांस नहीं देते थे। डिस्ट्रेस वीवर्स रोट पेटिशन टू द गवर्नमेंट टू हेल्प, जब डिस्ट्रेस हो गए वीवर तो उन्होंने एक पेटिशन लिखी, सरकार को एक दरखास्त लिखी अपनी कि हमारी हेल्प की जाए। बट वर्स देन स्टिल टू कम, लेकिन इससे भी बुरा होना बाकी था। बाय द 1830 की अगर हम बात करते हैं, ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट, ब्रिटिश जो कॉटन क्लॉथ थी वो आने लगी इंडियन मार्केट के अंदर। इनफैक्ट बाय द
1880s, अगर हम 1880s की बात करते हैं, 2/3 ऑफ द ऑल कॉटन clothes worn by Indians were made in the of the cloth produced in Britain. जो इंडियन कपड़े पहनते थे उसमें से भी 2/3 जो पार्ट था वो ब्रिटेन में बनी हुई, ब्रिटेन में प्रोड्यूस हुई कॉटन का हम पहन रहे थे, क्लोथ्स का हम पहन रहे थे. दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट वीवर्स बट आल्सो स्पिनर्स. इसने सिर्फ वीवर्स को ही अफेक्ट नहीं किया, इसने स्पिनर्स को भी अफेक्ट किया. थाउजेंड्स ऑफ रूरल वुमेन्स who made a living by spinning cotton thread were rendered joblessly. जो पहले बहुत सारी औरतें स्पिनिंग का काम करती थी अब वो भी जॉबलेस घूमने लगी. हैंडलूम वीवर्स डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया. लेकिन जो हैंडलूम का काम था वो कम्प्लीटली डाई नहीं हुआ, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ इंडिया के अंदर. दिस इज बिकॉज, इसका कारण ये था, सम टाइप ऑफ क्लॉथ कुड नॉट बी सप्लाइड बाय मशीन्स. कुछ तरह के क्लॉथ ऐसे होते थे जो मशीन्स के द्वारा बनाए ही नहीं जा सकते थे. हाउ कुड मशीन प्रोड्यूस साड़ी विद इनक्रेटेड बॉर्डर और क्लॉथ विद ट्रेडिशनल वोविंग पैटर्न. कि किस तरह से जो मशीन है वो एक बहुत शानदार बॉर्डर के साथ साड़ी को नहीं बना सकती थी और जो ट्रेडिशनल वोवन पैटर्न होता था उसके साथ क्लॉथ को नहीं बना सकती थी. दीज हैड अ वाइल्ड डिमांड नॉट ओनली अमंग द रिच. इसकी एक बहुत बड़ी डिमांड थी, सिर्फ रिच के अंदर ही नहीं बट आल्सो अमंग द मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास के अंदर भी इसकी एक अच्छी खासी डिमांड थी. नोर डिड द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इन ब्रिटेन प्रोड्यूस अ वेरी कोर्स क्लॉथ यूज्ड बाय द पुअर पीपल ऑफ इंडिया. यहाँ तक कि जो मैन्युफैक्चर किया जाता था ब्रिटेन के अंदर वहाँ पर बहुत कोर्स क्लॉथ होता था, बहुत ही कठोर कपड़ा होता था जो इंडियंस के द्वारा क्या किया जाता था, वियर किया जाता था. यू मस्ट हैव हियर द सोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया एंड मथुरा इन साउथ इंडिया. मैदुरा है ये, ठीक है. तो आप लोगों ने सोलापुर और मैदुरा के बारे में सुना होगा, मैदुरई है वैसे, मैदुरई के बारे में सुना होगा साउथ इंडिया के अंदर. These towns emerged an important new center of weaving. ये जो टाउन थे ये अब शिफ्ट होने लगे, यहाँ पर नए सेंटर बनने लगे. अगर हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं, लेटर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी अर्ज्ड पीपल टू बायकॉट इम्पोर्टेड टेक्सटाइल. महात्मा गांधी ने लोगों को फोर्स किया कि आप बायकॉट करो जो इम्पोर्टेड टेक्सटाइल आ रही है हमारे देश के अंदर, एंड यूज हैंड स्पम एंड हैंड वोन क्लॉथ. हमारे हाथों के द्वारा बने हुए जो क्लॉथ होते हैं उनको ही आप वेयर करो. खादी, जिसको आज भी हम खादी के नाम से जानते हैं, खादी ग्रामोद्योग में बहुत तरह के आपको अपने हाथ से बनाए हुए कपड़े मिल जाएंगे. ग्रेजुअली बिकम अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म. वो आहिस्ता आहिस्ता एक सिंबल बन गया नेशनलिज्म का. द चरखा कम टू रिप्रेजेंट इंडिया. जो चरखा था वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने लगा. एंड इट इज पुट एट द सेंटर ऑफ द टेरिकुलर. और इसको टेरिकुलर फ्लैग जो है हमारा तिरंगा है उसके अंदर सेंट्रल प्लेस भी मिला. ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडोप्टेड इन 1931. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अडेप्ट किया था 1931 के अंदर. What happened to the weaver and spinner who lost their livelihood? तो उन वीवर और स्पिनर्स के साथ क्या हुआ जिन्होंने अपने लिवलीहुड को खो दिया था. मैनी वीवर्स बिकम एग्रीकल्चर लेबर. बहुत तरह के वीवर्स जो थे वो एग्रीकल्चर लेबरर बन गए थे. सम माइग्रेंट टू सिटी टू सर्च ऑफ वर्क. तो बहुत तरह के उस जो लेबरर थे वो क्या हो गए, जो वीवर थे वो क्या चले गए, शहरों की तरफ चले गए काम की तलाश के लिए. एंड यट अदर वेंट आउट ऑफ द कंट्री टू वर्क इन प्लांटेशन इन अफ्रीका. और बहुत सारे ऐसे थे जो दूसरे देशों में प्लांटेशन के लिए चले गए, जैसे अफ्रीका के अंदर एंड साउथ अमेरिका. और साउथ अमेरिका के अंदर some of these handlooms weaver also found work in the new cotton mills. और बहुत तरह के ऐसे हैंडलूम वीवर्स थे जिन्होंने अब काम तलाश कर लिया नई जो कॉटन मिल्स खुल रही थी उनके अंदर. दैट वर एस्टेब्लिश इन बॉम्बे. जो बॉम्बे के अंदर खुली थी. नाव मुंबई, जिसको आज के दिन हम मुंबई बोलते हैं, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर. तो यहाँ पर जो नई टेक्सटाइल मिल खुल रही थी वहाँ पर उनको
काम मिल गया। तो बच्चों यहाँ तक हम अभी करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई, इसलिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। बाकी का हम कल की जो दूसरी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उसके अंदर रिवील करेंगे। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड।